हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यानी कि हमने ये जो पेपर था आपका 2023 का जुलाई का जो पेपर था, है ना, 2023 का जो पेपर था आपका, उसकी ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। अभी उसका जो है वो पार्ट सेकंड आ रहा है आपका। उस पार्ट सेकंड में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो इंडियन इकॉनमी है उसके क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं, देखते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, स्टेटमेंट वन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है, क्रिएटेड द ग्रोथ पाथ फॉर ऑल सेक्टर्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। इसकी वजह से क्या हुआ था सर, जब हम रिफॉर्म लेके आए थे तो हमारा बहुत तेजी से जो आपका थर्ड सेक्टर है बेसिकली वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ था, है ना। तो सबके ऊपर तो सेम इफेक्ट नहीं आया था। और ये कहता है अगला पॉइंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंश्योर द एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट इन रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बट सर, अगर हम 1991 के जब रिफॉर्म्स की लिमिटेशन की बात करते हैं ना, तो इसके साथ लिमिटेशन में आपका ये आ जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना वो पूरी तरह से क्या हो गया था, इग्नोर हो गया था, नेग्लेक्टेड हो गया था आपका, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर में इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है, देखिए क्या कहता है, एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज, अपने खुद के रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, टू मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपका, देखो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जब आप खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद के लिए कोई काम करते हैं। रेगुलर सैलरीड का मतलब आप किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपको परमानेंट रेगुलर सैलरी मिल रही है, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स एंड वेजेस, ये देखिए कैजुअल वर्कर्स, और इसमें क्या होता है आपका, कैजुअल कैजुअल की बात करें इसमें इसमें परमानेंसी नहीं होती है, बल्कि आपको डेली बेसिस पे जो है वो काम मिलता है, कैजुअल और वेजेस दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका, रोहन द ऑनर ऑफ अ लैंड, ऑनर ऑफ लैंड है, ग्रो ओनली 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, 2 क्रॉप्स उगाता है, उसके अलावा 8 से 9 महीने वो क्या रहता है आपका, बेरोजगार बैठता है, अनएम्प्लॉयड रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एक बार हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, जब आपके जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसको डिस्गाइज्ड कहते हैं। फ्रिक्शनल क्या होता है आपका सर, फ्रिक्शनल होता है आपका जब आप एक जॉब छोड़ कर दूसरी जॉब में जाते हैं। लेट सपोज करो आपने गूगल में काम करते थे, है ना, अब गूगल की जॉब को छोड़ के लेट सपोज आप नेटफ्लिक्स में चले गए, ठीक है, नेटफ्लिक्स में चले गए, तो इसकी वजह से इस लेट सपोज यहाँ पर गए, लेकिन आप 10 दिन तक क्या थे, 10 दिन तक आपके पास कोई काम नहीं था, तो 10 डेज के लिए आप बेरोजगार थे ना, तो हम कह सकते हैं उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। साइक्लिकल क्या होता है आपका सर, साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस में आपका बिजनेस साइकिल में बात करते हैं, जब अर्थव्यवस्था में से उतार चढ़ाव आते हैं ना आपके, तो जब क्या बोलते हैं पीक का टाइम होता है तो सबको नौकरी मिलती है, लेकिन जब रिसेशन का टाइम आता है, डिप्रेशन का टाइम आता है, तो बहुत सी नौकरियां चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं आपका, ठीक है। तो ये सीजनल आपको पता ही एग्रीकल्चर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, इसके लिए भी हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या कहता है, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड अंडर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ टिल 1991। देखिए क्या कहता है आपका, टिल 91, अगर मैं इसमें स्केल में बांट दूँ, अगर देखिए हम लोग 1947 में क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तब से लेकर 1991 तक, और फिर प्रेजेंट, लगभग आज भी सेम पॉलिसी है। इस बीच में देखो ये जो समय था हमारा, ये जो टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं, ये थी क्लोज्ड इकोनॉमी का टाइम पीरियड, ये था आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था का हमने कंसेप्ट अपनाया हुआ था, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। और इसके बाद 91 के बाद हम किस पे चले गए सर, ओपन इकोनॉमी पे हम चले गए। 91 के बाद से हमने अपने रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ओके, सो ये क्या बोलता है, ओके, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन बिल्कुल इसका था, सेल्फ रिलायंस बिल्कुल था, और लैंड रिफॉर्म्स भी हमने किया था सर। ये चीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड सर, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो था, अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड फ्लो था, और फॉरेन कैपिटल, यानी कि पैसे आने जाने में, विदेशों से पैसा अगर आ रहा है जा रहा है तो उसके ऊपर सरकार नियंत्रण रखती थी, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। इसका आंसर ये है बेटा, फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका,
ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट ओनली इंडिविजुअल्स नॉट एन सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं यार। एक इंसान अगर पढ़ लिख जाता है ना तो खुद को तो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। देयर इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन, बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहता है आपका सर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। देखिए एक्सटर्नलिटी का मीनिंग क्या होता है सर, एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसका मीनिंग होता है आपका एक्सटर्नल इफेक्ट, जिसको हम कंसिडर नहीं करते एक्सटर्नल इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है ना, इसको आप कभी भी कंसिडर नहीं करते एक्सटर्नल इफेक्ट को, ओके। इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं। बट क्या कहता है ये सर, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाओगे ना तो इसका एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव आती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है सर, 1 तो फॉल्स है लेकिन B सही है आपका, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। In order to reduce over dependence on agriculture sector, it is necessary to opt diversification, बिल्कुल करेक्ट है आपका। क्या क्या कर सकते हैं हम, देखिए चेंज इन कॉपिंग पैटर्न, बिल्कुल हमको ये करना चाहिए, कॉपिंग पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है। शिफ्ट वर्कफोर्स, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। और नॉन फॉर्म, ये हम कह सकते हैं तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो इसका आंसर B हो जाएगा आपका। क्या कहता है सर, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना मतलब आप जो है वो अलग अलग तरह की फसलें उगाए हो, अलाइड सेक्टर के साथ साथ खेती के साथ साथ आप जो पोइट्री होती है या फिर और कोई काम जो होता है उसको भी लगा दो, या फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी हम वर्कफोर्स को लगा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है read the following statement, a certain a region, okay, China has the highest life expectancy in the world। अरे ऐसी चीजें आ जाएंगी तो भाई साहब कहाँ से हो पाएगा, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना की तो कतई नहीं हो सकती भाई, ठीक है। आई थिंक किसकी है हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो है वो किसकी है, एक बार देख लें हम किसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी हाईएस्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत स्लो चल रहा है नेट, एक्सपेक्टेंसी चल रहा है नेट, चलिए अभी ये चल नहीं रहा है तो इसको हम क्या कर देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिया इज हायर देन चाइना। ये हम कह सकते हैं कि हमारा सही हो सकता है कि मोर्टालिटी रेट जो है वो इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं 24 की अगर हम बात करते हैं तो 24 में क्या हो जाएगा आपका, सर ए तो फॉल्स है बट आर इज ट्रू, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इन चाइना reforms were introduced in the phase manner, okay, बिल्कुल in the second phase and later phase the reforms were introduced in agriculture industrial reform। देखिए सारी इंडस्ट्री ना, इसने क्या किया था, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया था, है ना, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं सर, इन 70s पाकिस्तान नेशनलाइज द इंडस्ट्री रिलेटेड टू दी कंज्यूमर स्पोर्ट्स, नो कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्री थी उसको क्या कर दिया था सरकार ने, चाइना ने वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, नेशनलाइज कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा हमारे सामने 26 क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया किसका मेंबर नहीं है सर, सार्क का मेंबर है बिल्कुल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशंस, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और अभी इसमें मेंबर बढ़ते ही जा रहे हैं बल्कि ब्रिक्स के अंदर में। G20 का बिल्कुल मेंबर है, अभी मीटिंग हुई थी G20 की, इंडिया ने इसको होस्ट भी किया था। एंड G7 जो है वो उसमें इंडिया नहीं है, पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया भी इसमें शामिल था बट रशिया को इसमें से हटा दिया गया, तो ये G7 जो सबसे पावरफुल कंट्री है ना 7 उनके ग्रुप को एक कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू GDP इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज लाइटली मोर ऑन, किसके ऊपर है सर, ये हम कह सकते हैं हमारा जो टर्शरी सेक्टर है सबसे ज़्यादा हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं, बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर क्या कहता है, एलोबरेट टू इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बहुत एक्सप्लेन करना है, आप बता सकते हैं कि क्या होता है सर। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर आप जंगलों को काटोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो हमारी स्पीशीज़ है, अलग अलग तरह की जो प्रजाति हैं, वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली खत्म होती चली जाएगी। जैसे आपको पता ही होगा कि हमने टाइगर जो है वो कितने कम बचे हैं पूरी दुनिया में, अगर बात एशियाटिक लॉयन जो है वो केवल इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं है। उसके अलावा टाइगर की संख्या कितनी कम हो गई है, सिंगल हैंड, और राइनासोरस हो गया आपका, या और बाकी जो डाइवर्सिटी हमारी वो भी क्या होती है, कम होती जा रही है ना। इंक्रीज एटमॉस्फेरिक CO2 क्या होता है, देखो अगर पेड़ हम काटेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब CO2 बढ़ता जाएगा तो उसका एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारी ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगी। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो सी लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा जो हमारी रिवर्स है, जो पेरिनियल रिवर्स है, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, उनकी जब ग्लेशियर्स सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो भी क्या बन जाएगी, सीजनल रिवर्स बन जाएगी। तो इसके बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। और फिर इससे हमारा बारिश का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा सर, ड्रॉट वगैरह जो है वो भरना शुरू हो जाएगी, वाटर साइकिल इफेक्ट हो जाएगा, और बाढ़ आने की संभावना भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे हमने इसमें बात किया कि अगर मान लो कि आइस जो है वो आइस अगर मेल्ट हो गई तो इससे क्या होगा, है ना, अगर मेल्ट हो गई जिसका, तो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा आपका, पानी भर जाएगा रिवर्स में, इससे क्या होता है आपका फ्लड जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये पॉइंट है, कोई भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द कैजुअल वर्कर्स ऑफन वर्क इन वेरी पुअर कंडीशन। ठीक है, देखिए कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं आपके, ये वो वर्कर्स होते हैं ना कि बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है आपका, कि इनके साथ जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होता है वो भी फॉलो नहीं होते हैं। किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी की बात करें हम, वो भी इनको नहीं मिलती है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है इनके पास में, ठीक है। एंड अदर सोशल बेनिफिट्स भी जो होता है उनको ये नहीं मिल पाते, जैसे कोई मेडिकल फैसिलिटी हो गया आपका, या फिर और कोई चीज़ हो गया, पेड लीव हो गया आपका, सिक लीव हो गया, तो वो सारी चीज़ें इनको नहीं मिल पाती है। तो इनकी कंडीशन क्या होती है, वो काफ़ी बुरी कंडीशन में हम काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कोई दो समस्या है सर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की समस्या हम क्या बता सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कोई दो समस्या हमारे सामने क्या हो सकती है। ओके, तो सर इसमें हम कह सकते हैं आपका हाई इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। जो प्राइवेट ट्रेडर्स है आपके, उनका बहुत ज़्यादा दबाव होता है। प्राइवेट ट्रेडर्स या बिग लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं स्लैश बिग लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो, उनका बहुत ज़्यादा दबाव होता है। मार्केट में प्राइस वगैरह लेते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। उसके अलावा सर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी तो एक बड़ी समस्या है हमारे सामने। ट्रांसपोर्टेशन ये बड़ी समस्या है, क्योंकि आप सही में अपना सामान लेके ही नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ये भी समस्या है। उसके अलावा और क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, तो ये दो पॉइंट कह सकते हैं। इसमें 3 मार्क्स दो दोष पूछे हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया हमारे पास में, सर एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। देखिए अगर आप एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि सर किन किन चीज़ों की डिमांड हो सकती है मार्केट के अंदर में, या किस तरह की मार्केट में। अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में मार्केट में स्किल्स रिक्वायरमेंट, अब इसके बारे में जान सकते हो, है ना, पता चल जाएगा आपको। उसके अलावा वो क्या जान सकते हो सर, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम करते हैं तो वो भी हमको पता चल जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो हमको जानकारी इससे ईजिली मिल जाएगी। उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन पे होगा तो क्या होगा सर, लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं जहाँ से उनको जहाँ पर बेटर जॉब क्या कर देंगे, माइग्रेट कर लेते हैं पीपल, माइग्रेशन इन द सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, बेटर जॉब और अर्निंग,
इसके लिए क्या करते हैं लोग, माइग्रेशन करते हैं, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उतनी उनको सैलरी या नहीं मिल रही है, लेकिन वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है पैसा कमाने की, तो क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह जाकर वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी, हम कह सकते हैं ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सोर्स होता है आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स। देखिए सर, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है सर? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मीनिंग होता है आपका इसमें जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, प्लस या फिर आरबीआई इन्वॉल्व होती है। तो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए लोन देने के लिए? सर ये क्या होता है ना आपका, एक तो क्या होता है, चीप होता है, चीप रेट होता है इसका, सस्ता रेट होता है, या लो रेट भी कह सकते हैं हम, लो रेट होता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या बोलते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है या नॉन इंस्टीट्यूशनल में होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है वर्कर्स का, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, ये तो पॉइंट हो गए, चलो ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव है ना, तो हम कह सकते हैं एक सस्ते रेट मिल जाता है और एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा इसके अंदर में, एंड जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ये हो सकता, चलो ठीक है, दो पॉइंट है हमारे सामने, काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन पोस्ट 1947 इंडिया पाकिस्तान अडॉप्ट सिमिलर पार्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, दोनों ने क्या किया था, दोनों एक साथ आगे चले थे। जैसे हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसको अडॉप्ट किया था। इंडिया और चाइना ने दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया था, प्लस हमारी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, प्लान्ड इकोनॉमी की पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया था। प्लान्ड इकोनॉमी थी हमारी दोनों की ही। उसके साथ साथ हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी है उस पर दोनों ने ही सिमिलर तरीके से फोकस किया था। हम कह सकते हैं कि डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? बिल्कुल एग्री है, हम इन 3 पॉइंट को दे सकते हैं जिसके आप बता सकते हो कि हम एग्री करते हैं, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट जो है वो चूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये आपका, ओके ओके एक है ना, हाँ सर, डिस्पाइट बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्या कहता है सर, ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे लगभग 85% लोग जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एक्सपीरियंस किया था। तो कोई भी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द लैंड एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। कोई भी 2 पॉइंट बताने हैं आपको, है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसके कोई भी 2 पॉइंट पे हम आंसर दे सकते हैं सर। क्या हो सकता है आपका, एक तो होता है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम कह सकते हैं आपका, है ना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, याद है ना क्या था लैंड सेटलमेंट सिस्टम में, कि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, किसान और सरकार के बीच में मीडिएटर को बैठाते, जिसको हम जमींदार कहते थे। अब जमींदार किसानों से टैक्स लेट करके अपने पास कुछ रख के सरकार में जमा कर देता था। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, ना ही सरकार ने इन्वेस्ट किया और ना ही जो है वो इन जमींदारों ने वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया, और किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता था एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्ट कर सके। एक तो ये समस्या था। उसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ की हम बात कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ जो थी ना वो भी आपकी बिल्कुल भी नहीं थी हमारे पास में। कैसे सर, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, हमारा एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर निर्भर था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ में सारे आप डिटेल में जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कारण था प्रोडक्टिविटी कम होने का एग्रीकल्चर के अंदर में। ठीक है, ओके, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ए, हाउ डिड हॉर्टिकल्चर एनकरेज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए पहली बात तो ये हॉर्टिकल्चर होता क्या है सर, हॉर्टिकल्चर में ना आप जो फसलें आती है आपके फ्रूट्स वगैरह हो गए, है ना, फ्रूट्स वगैरह हो गए, या हम कह सकते हैं आपके वेजिटेबल्स हो गए, फाइबर क्रॉप्स हो गई, तो उनके प्रोडक्शन को आप बढ़ाइए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम
क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब इसके बढ़ाने से कैसे होगा आपका सर, जब इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इस चीज़ से, ठीक है। सेकेंडरी लोगों की इनकम जनरेट होगी, और इससे क्या होगा आपका जो डिफरेंसेस हैं आपके रूरल इकोनॉमी के, कि कुछ आपके स्टेट अमीर होते हैं, कुछ आपके गरीब होते हैं, तो वो डिफरेंसेस भी आपके कम किए जा सकते हैं अगर हम इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ इससे ना इससे हम एक्सपोर्ट जो है ना वो भी हम क्या कर सकते हैं करके, बहुत ज़्यादा विदेशी पूंजी जो है वो भी अर्न की जा सकती है अगर हम हॉर्टिकल्चर को एनकरेज करेंगे तो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी लोगों की, इससे फिर इनकम जो है लोगों की वो भी जो है वो इंक्रीज हो सकती है हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि मार्केट में इसका रेट जो है वो अच्छा मिलता है, तो हम कह सकते हैं ये भी बेनिफिट हमको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ब्रीफली यानी टू फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कोई भी दो फंक्शन बताने सर। एनवायरनमेंट हमको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिसोर्सेज, रिसोर्स मिलता है हमको एनवायरनमेंट से, प्लस उसके अलावा जो हमारे वेस्ट होते हैं रिसोर्सेज, देन उसके अलावा जो वेस्ट होता है वेस्ट भी एसिमिलेट होने का काम करता है, एसिमिलेट इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो भी हम कचरा अल्टीमेटली जाता है वो कहाँ निकल जाता है, समुद्र में, इसमें एनवायरनमेंट में निकल जाता है, वेस्ट को वो ग्रहण कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। बी कहता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन। सर हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ावा देने के लिए जो रेवोल्यूशन लाई गई थी इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और एग्रीकल्चर ओके ग्रीन रेवोल्यूशन ही उसको, सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपका राइस एंड फूड के लिए था, ये था आपका वीट और राइस के लिए था ग्रीन रेवोल्यूशन, और हॉर्टिकल्चर के लिए था आपका बेसिकली ये था आपके हॉर्टिकल्चर के लिए, को क्या कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, थ्री लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर थ्री लिमिटेशंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है वो लेस होता है, लेस प्रोडक्शन होता है, लेस ईल्ड कह सकते हैं, ईल्ड कह सकते हैं, लेस ईल्ड होती है, यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है वो इसमें कम होता है। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ जो होती है, सेल्फ लाइफ यानी कि कितना जिएगा ये, सेल्फ लाइफ जो होते हैं वो भी कम होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में कम होती है, सेल्फ लाइफ भी इसमें कम होती है। और उसके अलावा फिर इसमें ना ये हो गया आपका, और ऑफ सीजन जो प्रोडक्शन होता है ना, ऑफ सीजन उसको करना बहुत मुश्किल होता है, ऑफ सीजन प्रोडक्शन क्रॉप्स इसमें बहुत कम होने की संभावना। जैसे कि हम जब नॉर्मल खेती करते हैं उसमें ऑफ सीजन नहीं है तो भी हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से पैदा कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ना ऑफ सीजन के अंदर चीज क्रॉप्स को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। तो तीन लिमिटेशन होगी हमारे सामने, यील्ड भी कम मिलती है सर, शेल्फ लाइफ भी कम होती है, और थोड़ा ऑफ सीजन के अंदर इसको प्रोडक्शन करना भी मुश्किल होता है। ओके, अभी आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ओके, तो ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, GST collections rose almost 20% in April 2022 to reach a fresh high nearly 1.7 crore, pointing to a continued buoyancy in revenue due to higher economic activity and tighter regulations. For the first time, GST collection has increased to 1.5 lakh crore mark. The total number of e-way bill generated in the month of March was 7.7 crores, which is 13% higher than 6.8 crore in e-way bills generated in the month of February, which reflect the recovery of business activity at the faster pace. Basically क्या कहता है आपका कि GST कलेक्शन हमारा बहुत तेजी से हमारा GST कलेक्शन बढ़ रहा है, इसमें ओवरऑल यही बोला गया है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहले आपको GST बताना है सर क्या होता है यहाँ पर। GST क्या होता है, GST एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जिसके अंदर बाकी सभी टैक्सेस को हटा के क्या कर दिया गया था, उसकी जगह पर हमने जो है वो उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, एक कॉमन टैक्स ले आया। जब आपको जो अलग अलग तरह के टैक्स होते थे ना, इतने सारे जाके जो टैक्सेस होते थे वो ना दे के इनकी जगह पर अब एक ही टैक्स आपको GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका GST टैक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बायोंसी इन रेवेन्यू रिफ्लेक्टेड रिकवरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट द फास्टर फेज। बेसिकली क्या कहना है, तो आप कहने का मतलब ये है कि ये दिखाता है कि जो आपका जो GST क्या कहता है, ये जो GST कलेक्शन है आपका वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये किस चीज़ का साइन है सर, ये साइन है आपके कि बिजनेस एक्टिविटी आपकी दोबारा से ग्रो कर रही है। जो पॉइंट है इसका पॉइंट हम क्या दे सकते हैं, इसके पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन इन अप्रैल इतने से आपका का इतना बढ़ के इतना हो गया है, जो कि टू कंटिन्यू बायोकेंसी इन द रेवेन्यू
ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के बावजूद यार बहुत बड़ी संख्या में आपका ये रिसीव होता जा रहा है एंड टाइटन रेगुलेशन की वजह से। फॉर द फर्स्ट टाइम जीएसटी कलेक्शन इतना हो गया आपका, तो इसको आप यहाँ तक लिख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि ई बिल कितना जनरेट हुआ है हमारा मार्च में, तो इतना जनरेट हुआ जो कि 13% ज़्यादा है आपका, इतने सारे जनरेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो हम कह सकते हैं फरवरी में इतने बने थे लेकिन मार्च में इतने आपके ई वे बिल बने। हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सपोर्ट करता है इस चीज़ को। देखिए मेंशन लिखा हुआ है साफ साफ, 6.8 था फरवरी में, 7.7 करोड़ हो गया आपका, इसके जो कि 13% ज़्यादा है आपका। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये भी हमने कर लिया, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया है एक पेपर कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पेपर जो है वो लेके आएंगे अभी 1-2 दिन में, उसके फ्रेश वीडियो लेके आएंगे, तो ये वाला आपका हो जाएगा। तो अभी ये करने के बाद में अभी हम क्या करेंगे सर, अकाउंट्स के भी क्या करेंगे, अकाउंट्स के भी जो क्वेश्चन है वो मैं अकाउंटेंसी के भी क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम एटलीस्ट 5 पेपर जो है मैं अकाउंट्स के एंड 5 पेपर आपके इकोनॉमिक्स के 5 पेपर और बीएसटी के भी 5 पेपर जो है आपको मैं अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले। ये करने के बाद में उसके बाद सभी तीनों की एक वन शॉट भी हम लेके आएंगे, वन शॉट भी करेंगे, वन शॉट, और फिर उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी क्या करेंगे हम एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। इस चैनल पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं, commerce_mantra_by दीपक राजपूत। ठीक है, मेरा नाम दीपक राजपूत है। अब मेरे से जुड़ना चाहे तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ आपको मुझे शेयर करना हो, या कोई चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे इस टॉपिक पे वीडियो बना दूं, या किसी और सब्जेक्ट पे चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी सजेशन भी आप दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना इस वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।